हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो कि 2025 के अंतर्गत 2025 में कंडक्ट किए गए हैं। बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करंट अफेयर की 2025 में हुई हैं उनको पॉइंट वाइज हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम आइदर फॉर द स्टेट पीसीएस और रेलवे एसएससी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर भी करंट अफेयर का पार्ट आता है उनके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स 2025। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर जो बात करें तो कुछ मेजर ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सम मेजर ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पर अगर जो बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेजर ऑपरेशंस में हम सबसे पहले अगर जो बात करें तो एक ऑपरेशन होता है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के लिए मैं ओपी वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑपरेशन मिडनाइट हमर या हैमर बेसिकली, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली इट वाज लॉन्च बाय द यूएस आर्मी, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर यूएसए ने अटैक किया था। कहाँ पर ये अटैक किया गया था? जो आपके ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर ये अटैक किया गया था। और वो न्यूक्लियर साइट्स की जब हम बात करें यहाँ पर तो वो 3 नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। एक का नाम है फोर्डो, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्डो। दूसरा है यहाँ पर नेतान्स एंड थर्ड वन इज दैट इश्फान, ठीक है। तो ये 3 जो साइट्स हैं ये न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर। यहाँ पर यूएसए ने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके अंदर आपने B-2 बॉम्बर का नाम सुना होगा। B-2 बॉम्बर, ठीक है। B-2 बॉम्बर का यूज़ करते हुए इन साइट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर B-2 बॉम्बर प्लस यहाँ पर अराउंड 125 एयरक्राफ्ट जो बेसिकली फाइटर प्लेन हैं, इन सभी ने मिलकर ये ऑपरेशन बेसिकली अंजाम दिया था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यूएसए ने किया था। और कहाँ किया था? इराक के अंदर, ठीक है। दैट इज़ इन ईरान के अंदर, बेसिकली दैट इज़ इन ईरान, ठीक है। तो एक तो ये ऑपरेशन हो गया जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, दिस वन फर्स्ट वन। सेकेंड हम बात करें अगर तो यहाँ पर दूसरे ऑपरेशन की, तो एक ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, दैट इज ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो ये जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है ये एक लार्ज स्केल मिलिट्री एयर स्ट्राइक है, ठीक है। लार्ज स्केल मिलिट्री एयर स्ट्राइक रही है, मिलिट्री एयर स्ट्राइक, ठीक है। लार्ज स्केल मिलिट्री एयर स्ट्राइक है जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? बाई इज़राइल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो टारगेट कंट्री रही है, टारगेट कंट्री है यहाँ पर ईरान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, बेसिकली यहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है। अब देखिए यूएसए ने ऑपरेशन मिड हैमर चलाया था न्यूक्लियर साइट्स के लिए और ईरान ने राइजिंग लॉयन ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया था, ठीक है। तो एक तो ये 2 चीज़ें हो गई जिसके अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया गया है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड ऑपरेशन जो भी रिसेंटली हुआ है वो एक था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये भी बेसिकली ईरान से ही संबंधित है, ठीक है। जहाँ पर मिलिट्री एरियाज़ हैं ईरान के, मिलिट्री एरियाज़ पर यहाँ पर टारगेट किया गया है, ठीक है। जिसके तहत जो है इज़राइल ने ईरान के जो मिलिट्री बेसिस हैं या मिलिट्री कैंप्स हैं, ठीक है, वहाँ पर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करी है थ्रू द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। तो ये रिसेंटली की अभी जून जुलाई या मई के आसपास में कुछ ऑपरेशंस हुए हैं, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगले ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन सिंधु हुआ था, एक ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु की जब हम बात करते हैं तो ये एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन था, ठीक है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 18 जून को, 18 जून 2025 में।
अब यहाँ पे इवैक्यूएट कहाँ कर रहे थे हम, जो लोग, जो भी इंडियंस ईरान में फंसे हुए थे, जब ईरान और इजराइल की फाइट हो रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो ईरान से जो इंडियन सिटीजन्स है उनको निकालने का काम जो है वो किया गया था थ्रू द ऑपरेशन सिंधु। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जून में हुआ था ये ऑपरेशन। अगले ऑपरेशन की अगर जो हम बात करें तो एक ऑपरेशन था, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेशन बशीर अल फतह, ठीक है, ऑपरेशन बशीर अल फतह। तो इस ऑपरेशन की अगर जो हम बात करें तो इसके अंदर ये ऑपरेशन बेसिकली नाम से ही बता रहा है, ये ईरान ने लॉन्च किया था, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा, ठीक है, बशीर फतह। और इसके अंदर जो टारगेट किया गया था, ये एक बेसिकली रिस्पांस था, या कह लीजिए कि इन द जब अटैक हुआ था, बेसिकली हमने बात करी थी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एंड ऑपरेशन क्या नाम था उसका, दैट इज कॉल्ड मिडनाइट हमर। उसके रिस्पांस में ईरान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, रिस्पांस में, ठीक है, रिस्पांस ऑफ मिडनाइट ऑपरेशन, मिडनाइट के ऑपरेशन जो किया गया था हमर, मिडनाइट हमर का जो ऑपरेशन यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके रिस्पांस में, ठीक है, ये और इराक की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके रिस्पांस में बेसिकली ये ईरान ने लॉन्च किया था ये ऑपरेशन, ठीक है। दिस ऑपरेशन इस, अगले हम बात करें अगला ऑपरेशन जो था यहाँ पर, एक ऑपरेशन चक्र था, एक ऑपरेशन चक्र, ठीक है, ऑपरेशन चक्र, चक्र 5, ठीक है, चक्र 5। ये ऑपरेशन चक्र 5 की जब हम बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है, 5 स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, ठीक है। अब ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका राजस्थान, दूसरा है दिल्ली, एंड नाउ हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन 5 राज्यों में ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड ये था बेसिकली रिलेटेड, दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड विद द साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए, या साइबर क्राइम, या फिर आप इसे कह लीजिए डिजिटल, एक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट का जो एक स्कैम चल रहा था उसके विरुद्ध, बेसिकली उसके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन चला था, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन आता है जो मुझे ध्यान आ रहा है अभी इसमें, चलिए इसे रब कर देते हैं, आगे बात करते हैं 7th ऑपरेशन की। सो एक ऑपरेशन और यहाँ पर रिसेंटली हुआ था, दैट कॉल्ड इज एट ऑपरेशन वेब स्पाइडर, ऑपरेशन वेब स्पाइडर। और इसमें अटैक किया गया था किस पर, टू अटैक रशिया, यहाँ पर अटैक किया गया था रशिया के ऊपर, ठीक है, ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत। और ये किसने कराया था, भाई जाहिर सी बात है रशिया पर अटैक हुआ है तो ये करवाया था यूक्रेन ने, यूक्रेन के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसिव एआई, बेसिकली बात करें हम, मैसिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन अटैक था ये, बेसिकली ड्रोन अटैक था ये, ठीक है, जिसे ऑपरेशन वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन था। एक रिसेंटली अगर जो मैं बात करूँ जुलाई में, लास्ट ऑफ जुलाई में, लास्ट ऑफ जुलाई के अंदर ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव कंडक्ट किया गया है, महादेव, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑपरेट किया गया है, मतलब कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर जो जेके पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लस सीआरपीएफ एंड प्लस इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इनका एक जॉइंट ऑपरेशन था अगेंस्ट द टेररिस्ट, और उन टेररिस्ट को पकड़ने का यहाँ पर अराउंड 3 टेररिस्ट जो है यहाँ पर मारे गए हैं, ठीक है, एंड टेररिस्ट मारे गए हैं यहाँ पर, किल्ड हुए हैं। एंड दिस वॉज अगेंस्ट, बेसिकली कहा जाए तो दिस इज रिलेटेड विद द ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये वर्ड डेफिनेटली आप सभी ने सुना होगा अभी रिसेंटली। तो हम 9th में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने मई के मंथ में 8th ऑफ मई को, नहीं आई थिंक अप्रैल लास्ट में, आई थिंक है ना, अप्रैल लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में यहाँ पर पहलगाम एक जगह है, पहलगाम। तो पहलगाम जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्लेस है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है, तो
अटैक, उसकी जो रिस्पांस में या बेसिकली उसके लिए जो अगेंस्ट में जो भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट कॉल्ड इज ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंतर्गत कई सारे सैन्य ठिकाने और आतंकवादी टेररिस्ट कैंप जो है बेसिकली वो डिस्ट्रॉय किए गए थे पाकिस्तान के अंदर। और ये कंडक्ट हुआ था 7th एंड 8th की नाइट में, 8th ऑफ मई की नाइट में। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। फिर अगर जो हम बात करें इसके अलावा थोड़े से कुछ हम बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो कई सारी ब्रांड्स और उनके एम्बेसडर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें अगर जो, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा यहाँ पर ऑडी इंडिया। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की जब हम बात करते हैं तो वो कौन है? ये है नीरज चोपड़ा, दैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है, सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर एंड टीसीएल इंडिया की। टीसीएल इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? ये एक बेसिकली चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है। दिस वाज द चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है यहाँ पर रोहित शर्मा। ठीक है, थर्ड हम बात करें यहाँ पर जैसे मालदीव्स, मालदीव्स के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर अभी चुने गए हैं रिसेंटली, तो वो चुनी गई हैं कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, जो जिन्हें मालदीव्स की जो एक एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है MMRPRC, दैट इज़ मालदीव्स मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन कैंपेन। ठीक है, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है कैटरीना कैफ को एज अ ग्लोबल टूरिज़्म, सॉरी ग्लोबल मालदीव्स ग्लोबल टूरिज़्म। ठीक है, मालदीव्स ग्लोबल टूरिज़्म, ग्लोबल टूरिज़्म। ठीक है, एंड हम बात करें आगे अगर जो, तो यहाँ पर एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट। रेडिट, ठीक है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, एक आता है ग्लोबल एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर, सॉरी एक सेकेंड, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो चुना गया है रिसेंटली हैं, तो ये बेसिकली पर्सन हैं एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो। ठीक है, तो इनको चुना गया है। ये कौन है? पुर्तगीज़ के, पुर्तगाल के या पुर्तगीज़ फुटबॉलर प्लेयर हैं, फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, और एक टूर्नामेंट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली ग्लोबल एम्बेसडर, यहाँ पर एक टूर्नामेंट होगा फुटबॉल का जिसे कहते हैं CR7। ठीक है, ये आपका रियाद के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। रियाद जो कि सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया के अंदर है, जो कि 7 जुलाई से लेके 24 अगस्त के बीच में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो 24 अगस्त 2025 के बीच में ये कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, तो इनके साथ साथ अगर जो मैं एक और अपॉइंटमेंट रही यहाँ पर रिसेंटली, वो थी यहाँ पर हम बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर जो थे, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की हम बात कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर की, एम्बेसडर की, तो यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। ठीक है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो चुना गया है किसको? कंगना रनावत को, कंगना रनावत। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो रिसेंटली अभी हुए हैं, और भी हैं, उनको हम धीरे धीरे पार्ट्स में कवर करते रहेंगे। बट यहाँ पर हमारा जो है कि फोकस है कि भाई थोड़े थोड़े चीज़ों को एक साथ करते चलें। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम बात करें कि ऑर्बिटरीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो ऑर्बिटरीज़ के बारे में, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑबिट्यूरीज, मतलब किनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली, कुछ लोगों की। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जिनकी अभी रिसेंटली जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है, एक तो विजय रूपानी का नाम आपने सुना ही होगा, विजय रूपानी। ठीक है, ये कौन थे? एक्स सीएम थे, कहाँ के? गुजरात के। गुजरात, जो भी अभी प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात के अंदर अहमदाबाद में, तो उसके अंदर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये अब इनकी बात करें जो विजय रूपानी की, तो ये पहली बार इनका जो फर्स्ट टर्म था एज अ सीएम, तो ये था 2016 से लेके 17 तक, और सेकंड टर्म इनका रहा है, सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म में ये सीएम रहे हैं 2017 से 2021 तक। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स इन्होंने एज अ सीएम यहाँ पर काम किया है बेसिकली। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति हैं अरण्य ऋषि, अरण्य ऋषि। ठीक है, ये इनकी भी रिसेंटली अभी मृत्यु हुई है। ठीक है, और ये एक बेसिकली फेमस ऑथर हैं, ये एक ऑथर हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं, पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, एंड ये कहाँ से संबंधित हैं इनकी बात करें तो ये बेसिकली कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। और इनकी एज जो थी अराउंड 92 ईयर्स थी जब इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और पद्मश्री इन्हें अप्रैल में ही मिला है, और पद्मश्री इनको मिला है फॉर द फील्ड ऑफ, बेसिकली मैं बात करूँ इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन सॉरी दैट इज इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल लाइफ लिटरेचर के बीच में, इकोलॉजिकल लिटरेचर को लेकर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इनका जो रुचि रही उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एक पर्सन और हैं यहाँ पर, है उस्ताद गुलाम नबी शाह। उस्ताद गुलाम नबी शाह का नाम आता है यहाँ पर। ठीक है, इनकी भी रिसेंटली मृत्यु हुई है, और ये जो व्यक्ति हैं ये संबंधित हैं बेसिकली कश्मीरी कल्चर से लेके, कश्मीरी कल्चरल या कल्चर से संबंधित हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका संबंध म्यूज़िकल सीन्स के साथ भी रहेगा। ठीक है, म्यूज़िकल सीन्स के साथ भी रहेगा। ठीक है, तो इनका भी अभी रिसेंटली देहांत हुआ है। इसके साथ साथ हम एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस या डांसर जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में भी था, शैफ़ाली जरीवाला। ठीक है, तो इनकी भी रिसेंटली अभी मृत्यु हुई है। ठीक है, अर्लीज 2000 के अराउंड इनका एक सॉन्ग था, कांटा लगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो एट द एज ऑफ 42 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु होती है अभी यहाँ पर। एक व्यक्ति और हैं दिलीप दोषी, जिनका नाम है दिलीप दोषी। ठीक है, दिलीप दोषी जो हैं इनकी मृत्यु होती है अभी रिसेंटली, और ये कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है? लंदन के अंदर होती है। ठीक है, लंदन के अंदर होती है। ठीक, और ये बेसिकली दिलीप दोषी का जो नाम है, ये बेसिकली एक क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेटर। ठीक है, किस फील्ड से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित थे ये। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्बिटरीज जो रही हैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम में, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। और कुछ प्रोजेक्ट्स या ऐप्स के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐप्स के बारे में, या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स, या फिर हम बात करें पोर्टल्स के बारे में। ठीक है, तो ये पोर्टल्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च करती रहती हैं कई बार, तो उनके बारे में अगर जो हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप, वेस्ट पिकर न्यूमरेशन ऐप। ठीक है, ये एक ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दिस ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है, और इसके लिए जो अंडर जो स्कीम है बेसिकली, उस स्कीम का नाम है नमस्ते स्कीम।
नमस्ते स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया है। अब नमस्ते क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द नमस्ते। इस स्कीम के तहत वेस्ट पिक करने के लिए जो एक ऐप है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आइडेंटिफाई करेगा, सपोर्ट करेगा वेस्ट पिकर्स को, और एक फॉर्मल आइडेंटिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और स्किल ट्रेनिंग या लाइवलीहुड एक्सेस जैसी चीज़ें या सुविधाएं उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए, इसमें आपको ऐप का नाम ध्यान रखना है, किसने लॉन्च किया है, किस स्कीम के तहत है और किन के लिए है। नाम ही बता रहा है, वेस्ट पिक करने वाले जो हैं, जो हमारे घरों में कूड़ा वगैरह पिक करने के लिए आते हैं, नगर निगम के पर्सनस, तो यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। एक है ECOR, यात्रा ऐप, यात्रा ऐप। ठीक है, इस ऐप की बात करें तो ये एक लैंडमार्क स्टेप है रिगार्डिंग द, बेसिकली बात करें यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, पैसेंजर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है फॉर द ईस्ट कोस्ट रेलवेज के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे, किसके द्वारा? ईस्ट कोस्ट रेलवेज के द्वारा, रेलवेज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका एम या था बेसिकली जो रथ यात्रा यहाँ पर आपकी थी, रथ यात्रा सॉरी यात्रा, व्हाट आई एम सेइंग, यात्रा। ठीक है, 2025 की जो उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर हुई है, जगन्नाथपुरी पुरी के अंदर हुई है, सॉरी। तो उस चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए बेसिकली यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। अगली ऐप की बात करें हम यहाँ पर, सो हमारी नेक्स्ट ऐप है यहाँ पर जो लॉन्च हुई थी रिसेंटली, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रतिभा, प्रतिभा सेतु पोर्टल। ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है ये बेसिकली एक करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो कि के लिए रहा है, और ये बेसिकली रिलेटेड है विद द यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ में। ठीक है, इसमें यूपीएससी ने लॉन्च किया था प्रतिभा सेतु, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि वह एक्सेस कर सकें डिटेल्स जो कि नॉन रिकमेंडेड है, जब वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं ऑल द स्टेजेस जो भी उनके नियर बाय में रहते हैं, या वो मेरिट लिस्ट में आने से बच जाते हैं, मतलब मेंस क्लियर कर लिया और मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो उन केसेस के लिए यहाँ पर ये ऐप क्या लॉन्च किया गया था यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ डेज को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज को थोड़ा सा देखते हैं, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो डेज हमारे रहेंगे वो रहेंगे इम्पॉर्टेंट डेज को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि जून के मंथ को हम यहाँ पर कवर करते हैं। चलो जून के मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एक है आपका 1 जून, यहाँ पर बात कर ले 1 जून को। 1 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है, और इस साल की जो थीम थी, थीम की हम बात करें यहाँ पर, थीम जो थी, तो थीम थी यहाँ पर लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, दिस वॉज द थीम। तो आपको डेट ध्यान रखनी है और थीम ध्यान रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। दूसरा है 5 जून को। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया गया था? ये था आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को। और यहाँ पर इस टाइम पे थीम की हम बात करें इस साल 2025 की, तो थीम थी यहाँ पर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, थर्डली हम यहाँ पर बात करते हैं 7 जून की। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है,
तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थीम की। तो थीम में क्या चीज़ आती है? फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, इन एक्शन। तो दिस वॉज द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फोर्थ हम यहाँ पर बात करें इसके बाद 17 जून आती है डेट अगली, 17 जून। तो इस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। और इस बार की जो थीम थी, द थीम वाज रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दिस वाज द थीम। सो 4 हो गए। ओके, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, 5वीं की बात करें यहाँ पर, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर, ये भी सेलिब्रेट किया गया है 2000। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया है कि 2026 ये सेलिब्रेट होगा एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। ठीक है, ये तो इस नाम से ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगले डे की। तो इसके बाद डे आता है आपका 20th जून को, 20th जून। तो 20th जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें अगर जो थीम की, तो यहाँ पर जो थीम थी दैट इज़ कॉल्ड एज अ सॉलिडेटरी विद रिफ्यूजी। ठीक है, रिफ्यूजी। नाउ 7th की हम बात करते हैं यहाँ पर अगले डे की। सो यहाँ पर हमारे पास एक डे आता है 21 जून। दिस इज़ द इंटरनेशनल योगा IVD, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, तो वो था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो दिस वॉज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड एज अ योगा डे। इसके साथ साथ एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। सो 23 जून को जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक डे, दैट इज ओलंपिक डे। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट होता है 23 जून को। 9th में हम यहाँ पर बात करें, संविधान हत्या दिवस एक सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये होता है 25 जून को, 25 जून। दिस इज कॉल्ड एज अ संविधान हत्या दिवस के रूप में से मनाया जा रहा है। और ठीक है, बिकॉज इस डेट में जो इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी 1975 में, वो लगी थी यहाँ पर। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। इसके साथ आता है MSME डे। ये दिवस जो है ये मनाया जाता है 27 जून को। ठीक है, 27 जून। और इस बात की जो थीम थी, दिस वॉज थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर 2025 ईयर, ये थी आपकी एनहेंसिंग द रोल ऑफ MSME as a driver of sustainable growth and इनोवेशन। ठीक है, दिस वॉज अ थीम। एक लास्ट रह जाता है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये है आपका 11th कह लिया जाए तो, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट होता है 29 जून को, 29 जून को। ठीक है,
और इस बात की जो थीम थी दिस ईयर, द थीम वाज 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जून के मंथ के, हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को भी हम जरा देखते हैं क्या क्या रहते हैं। बुक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ बुक्स के नाम हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पर थोड़ा सा कवर करते हैं। तो इस लिस्ट में, बुक्स की लिस्ट में अगर जो मैं बात करूँ, सो आई थिंक रेड कलर बेटर है। ठीक है, नहीं वाइट ही ठीक है भाई, वाइट। तो बुक्स की बात करें तो एक बुक है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एंड द years दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, ये जो बुक है बेसिकली, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा। इसके जो ऑथर हैं, ऑथर की बात करूं तो ऑथर ही आता है कई बार, ऑथर और बुक का नाम। तो इसके ऑथर हैं श्रीनाथ राघवन, सॉरी दैट इज श्रीनाथ राघवन। तो ये नाम का आपको ध्यान रखना है। दूसरे की हम बात करें तो एक बुक का नाम है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ये जो बुक है ये लिखी गई है टिम विगमोर के द्वारा। ठीक है, विगमोर के द्वारा। चलिए फिर हम बात करते हैं अगली बुक की। एंड नेक्स्ट बुक यहाँ पर आपकी जो रहेगी वो रहेगा द स्टार्स लाइट द वे। ये एक बुक है, इस बुक को लिखा है दैट इज सुचेता राज खन्ना के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुचेता राज खन्ना, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगली बुक की बात करें तो एक ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और ये बुक लिखी गई है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये जो बुक है दिस वॉज रिटन बाय, बेसिकली ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है, ये है शिखर धवन की जो ऑटोबायोग्राफी है दिस इज। ठीक है, एक बुक और है जो मुझे ध्यान आ रही है अभी, उसको भी देखते हैं। बुक का नाम है इमरजेंसी डायरीज, द इमरजेंसी डायरीज। ठीक है, ये बुक जो है ये बेसिकली अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। ठीक है, उन्होंने इस डायरी को अनवील किया है। ठीक है, मतलब उनके द्वारा ही लिखी गई है कहा जाए तो। ठीक, और इसके अंदर बुक के अंदर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, पीएम मोदी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनकी घटनाओं के बारे में जो 1975 के जो इमरजेंसी की घटनाएं हुई थी उनसे चीज़ें रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं लास्टली यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साथ में हम बात करें यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन की। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन। तो एक्सियम 4 मिशन जो है ये एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है, दिस इज़ अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है ये, दिस वाज द प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, जिसने एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया है, जिसमें इंडियन भी हैं, एक इंडियन भी गए थे यहाँ पर, और उनका नाम है यहाँ पर चलिए नाम हम बाद में देखते हैं, चारों के नाम हम देख लेंगे जो जो गए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग कहाँ गए थे, इंडियन भी थे, और ये कहाँ गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे फॉर द रिसर्च एंड कोलैबोरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इसके अंदर 4 लोग गए थे। 4 लोगों में से सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर एक नाम था दैट इज
शुभांशु, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसे जरा, शुभांशु, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ये कहाँ से थे? इंडिया से थे, ठीक है। मोर स्पेसिफिक पूछा जाए तो यूपी लखनऊ से ये हैं, ठीक है। तो ये भी गए हैं, एक तो गए थे, बेसिकली गए थे, नॉट गए हैं, गए थे, क्योंकि अब ये वापस आ चुका है स्पेसक्राफ्ट। इसके साथ साथ एक नाम है पैगी विटसन, पैगी विटसन, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये हैं आपके यूएसए से। इसके साथ साथ एक SW विस्निकी क्यू विकी, तो ये जो नाम है ये बेसिकली थोड़ा अटपटा सा नाम है। तो ये कहाँ से थे? एक व्यक्ति थे पोलैंड से, और एक व्यक्ति थे टिबोर कापू। तो टिबोर कापू जो व्यक्ति हैं ये कहाँ से हैं? हंगरी से, ठीक है। तो इन प्लेसेस से ये लोग गए थे। एक्सियम 4 मिशन जो प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था कोलैबोरेशन के लिए, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरी घटना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आती है, भारत ने इंडिया फर्स्ट इंडिया का जो है, इंडिया का फर्स्ट टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029, ठीक है। इसके अंदर 20 ईयर ओल्ड जानवी दंधीची, जो कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की हैं, वो जाएंगे यहाँ पर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। इस नासा का एक स्पेस मिशन है जिसमें भारत की पहली व्यक्ति होंगी। जो इसमें जो व्यक्ति जो जाएंगे व्यक्ति 23 ईयर की ये हैं, जिनका नाम है जानवी एंड जानवी डोनगेटी, ठीक है। जानवी डोनगेटी ये 2029 में स्पेस में जाएंगी, ठीक है। और इनका सिलेक्शन हुआ है, बेसिकली बात करें अमेरिका का एक मिशन है, अमेरिकन टाइटन स्पेस मिशन, टोटल नहीं है, दैट इज टाइटन, अमेरिकन टाइटन स्पेस मिशन, उसके लिए इनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और मिशन था, तो उस मिशन की हम यहाँ पर बात करें अगर जो थर्ड वाला का, तो फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट FPV क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। पेट्रोल वेसल मतलब समुद्र में चलने वाला एक जहाज जो पेट्रोल कैरी करेगा, ठीक है। और इसका नाम है आदम्य, ठीक है, आदम्य। ये फर्स्ट पेट्रोल वेसल है जो कि लॉन्च किया गया है, और ये प्रोजेक्ट था बेसिकली गोवा शिपयार्ड का, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पर? इंडियन कोस्ट गार्ड को GUARD कोस्ट गार्ड को इन गोवा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिफेंस रिलेटेड, जो भी रिसेंटली कुछ घटनाएं हुई हैं उनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। जो हमारी ये पर्टिकुलर सीरीज़ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम करंट इवेंट्स को, दैट इज कॉल्ड एज करंट इवेंट को हम यहाँ पर कर रहे हैं, करंट इवेंट्स को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट सेक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट 1। बहुत जल्दी पार्ट 2 के अंदर भी कई सारे क्वेश्चंस को हम कई सारे इस तरीके के फैक्ट्स को हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।